Welcome BHMS buddies. Today our new medicine of the materia medica is Nux vomica. Nux vomica का कॉमन नेम है पॉइजन नट। नक्स vomica का सीड यूज़ किया जाता है इसके मेडिसिन के प्रिपरेशन में। इसका फैमिली है लोगैनियासी। सोर्स है इसका प्लांट और प्रूवर है इसके सर हैनेमन। अब ड्रग पिक्चर देखने के लिए हम सबसे पहले नक्स vomica का इंट्रोडक्शन देखते हैं। नक्स vomica के लिए कहा गया है कि पल्साटिला एंड इग्नेशिया जो है उसका मेल काउंटर पार्ट नक्स vomica है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली लुक्ड फॉर मेडिसिन। बहुत सारे रेमेडीज़ में नक्स vomica यूज़ होता है, बहुत सारे सिम्टम्स को क्योर करता है, इसलिए इसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। इसी को सबसे पहले देखा जाता है किसी भी होम्योपैथ के नज़र में नक्स vomica हेड में आता है। यूज्ड आफ्टर मच डोजिंग विथ एलोपैथिक ड्रग। जैसे कोई पेशेंट आते हैं, उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन का हैवी यूज़ किया है जिससे उनके बॉडी में उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आए हुए हैं, ज़्यादा ओवरडोज हो गया है। उस केस में नक्स vomica उसके इफ़ेक्ट को कम करता है और बैलेंस में लाता है, तो नक्स vomica उस टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। द केसेस दैट हैव बीन ड्रग्ड बाय वेरियस स्कूल्स। बहुत सारे जो सिस्टम हैं होम्योपैथी के अलावा, जैसे एंटीपैथी हो गया, आइसोपैथी हो गया, एलोपैथी हो गया, और भी बहुत सारे हैं। उनमें उन सब स्कूल्स के जो उन सब सिस्टम से अगर कोई भी मेडिसिन से बॉडी में हार्म हुआ है, ज़्यादा ड्रग फैल गया है, ड्रग्ड हो गया है बॉडी में, केस ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में ये बेस्ट रेमेडी देता है और उसके इफ़ेक्ट को कम करता है। नक्स vomica ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। बहुत सारे सिम्टम्स को ये क्योर करता है, बहुत सारे रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए ये ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट मतलब हो गया बहुत सारे सिम्टम्स को क्योर करता है। इट इज़ यूज फॉर बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक केस। अगर एक्यूट केस लेके कोई आए हैं पेशेंट, या फिर क्रोनिक बहुत साल पुराना है, तो उन दोनों केस में नक्स vomica बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। रेमेडी फॉर एनी कंडीशन इंसिडेंटल टू एंड मॉडर्न। जैसे अभी का लाइफस्टाइल हो गया है, मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है, उस केस में भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कंडीशंस आते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल से, या फिर जो अभी का पॉल्यूशन है, जो रहन सहन है, जो चेंजिंग आ गया है, उस केस में ये बहुत अच्छा रेमेडी देता है। ये नक्स vomica हर एज के लिए है, हर सेक्स के लिए, हर टेम्परामेंट के लिए यूज़ होता है। सिविलाइज है, मतलब जो सिविलाइज पर्सन है या अनसिविलाइज पर्सन है, दोनों के केस में नक्स vomica बहुत अच्छा रेमेडी देता है। तो ये हर पर्सन के लिए बहुत अच्छा रेमेडी प्रोवाइड करता है। नक्स vomica का जो प्लांट होता है वो वाइल्ड रूप में इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा ग्रो करवाया जाता है, और क्रूड फॉर्म में, मतलब जब वो कच्चा रहता है तब उसे वो बहुत ही पॉइजनस होता है, उसका सीड बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ उसका सीड खा लेता है नक्स vomica का, तो वो तुरंत ही वो मर सकता है, इतना पॉइजनस होता है। बट और ये भी है कि उसका जो स्वाद होता है बहुत ही बिटर होता है, बहुत कड़वा होता है। लेकिन जब इसे पोटेंटाइज किया जाता है, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें हम थेराप्यूटिक एक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी मेडिसिन का, तो उस केस में उसका जो बिटरनेस है और पॉइजनस है कैरेक्टर, वो बहुत ही अच्छा क्यूरेटिव पावर में हम उसे टर्न कर सकते हैं, मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट उसका ला सकते हैं। सो एज पेशेंट लाइक द ड्रग इटसेल्फ। पेशेंट इस ड्रग को बहुत अच्छा रेमेडी मतलब उन्हें मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लिनिकल्स में आता है सबसे पहले अल्कोहलिज्म। अगर कोई ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल का इंटेक करते हैं, जो शराबी होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में शराब पी लेते हैं, तो उस केस में उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रेमेडी देता है। फिर एंगर के इफ़ेक्ट में बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर, फिर एपोप्लेक्सी, किसी किसी पेशेंट में जो
अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, मतलब कि कभी-कभी वो अ, अपना कॉन्शियसनेस खो देते हैं, तो उस केस में भी बहुत अच्छा रेमेडी देता है नक्स वोमिका। फिर अस्थमा में, बिलियस अटैक में, जब बहुत अमाउंट में बाइल निकलने लगता है जिससे उसे नोज़ियाटिक फीलिंग होता है और वॉमिटिंग भी आने लगता है, तो उस केस में नक्स वोमिका बहुत अच्छा रेमेडी देता है। फिर ब्लैडर अफेक्शन में, ब्रोंकियल ट्रबल्स में जिसमें ब्रोंकाई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ-कुछ एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर कैटरा में एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम नोज़, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पास में म्यूकस का एक्सेस सिक्रेशन हो जाता है जिससे नोज़ से एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस निकलता है, वो कैटरा होता है। उसमें कोल्ड में, कॉलिक में, कॉन्स्टिपेशन में, कन्वल्शन होता है कि जो बॉडी में अचानक से इनवॉलंटरी एबनॉर्मल वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि किसी भी पार्ट में अचानक से कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है जो कि इनवॉलंटरी होता है, वो अचानक ही होता है। फिर कफ में, क्रूप में क्रूप में होता है लैरिंक्स पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर डेलीरियम होता है कि जिसमें पेशेंट का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो प्रॉपरली वो अपने माइंड से काम नहीं, मतलब सोच नहीं पाता है ठीक से, वो थोड़ा उसका जो माइंड का स्टेट है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। फिर डायरिया में, जैसे जिसमें स्टूल में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है उस केस में। फिर डिसेंट्री में, डिस्पेप्सिया में, जो एब्डोमेन का अपर वाला रीजन है वहाँ पर डिस्कम्फर्ट होता है, वो डिस्पेप्सिया है। फिर फीवर में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में, फिर गॉल स्टोन में, गॉल ब्लैडर में, और उन वो सिस्टिक डक्ट में जब ऑक्सलेट ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है और वो क्रिस्टल के रूप में फॉर्म हो जाता है, स्टोन का रूप ले लेता है, तो वो गॉल स्टोन होता है। उसमें भी नक्स वोमिका बहुत अच्छा रेमेडी देता है। फिर है गाउट में, जब जॉइंट्स में पेन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है उस केस में। फिर हिमोरॉइड्स पाइल्स में, जिसमें जो एनस का रीज़न है, जो बाहर जहाँ स्टूल निकलता है, तो वहाँ से कभी-कभी स्टूल में ब्लड आने लगते हैं, फिर मसल से कुछ टुकड़े आने लगते हैं, एक्सेसिव इन्लार्जमेंट हो जाता है जो मसल है वहाँ का, रेक्टम और एनस के पास का, तो वो कभी-कभी बाहर भी आ जाता है, मतलब जिससे वो बहुत ही पेनफुल कंडीशन बनाता है, तो वो है हीमोरॉइड्स। फिर हेडेक में, फिर हार्ट, थ्रोट, लंग्स, ये सब के अफेक्शन में, इनमें कोई दिक्कत होता है उस केस में। फिर हर्निया में, जो पेरिटोनियम है, हमारे एब्डोमेन को एक लेयर कवर करके रखा हुआ है पेरिटोनियम, जो कि आउटर वॉल और एब्डोमेन के इनर पार्ट के बीच में एक लाइनिंग के रूप में है। तो हर्निया होता है कि वही जो पेरिटोनियम है उसी में से किसी भी ऑर्गन का एक जो सैक है वो फॉर्म हो जाता है पेरिटोनियम का, तो वो बहुत जगह होता है, जैसे इंग्विनल लिगामेंट में होता है तो उसे इंग्विनियल हर्निया कहा जाता है। फिर फीमर के रीजन में होता है तो फीमोरल हर्निया कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे टाइप के हर्निया होते हैं, तो हर्निया में बहुत अच्छा रेमेडी देता है नक्स वोमिका। फिर लेबर में, जब डिलीवरी का टाइम आता है तो लेबर में भी वो बहुत अच्छा रेमेडी देता है। फिर लीवर अफेक्शन में, लीवर में कोई प्रॉब्लम होता है। फिर लोकोमोटर अटैक्सिया में, जैसे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ का जो नर्व्स है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आता है, जहाँ पर जो नर्व्स मसल के कोऑर्डिनेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं, तो उनमें कोई दिक्कत आ जाता है जिससे मसल का इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जो कि उनको चलने में या फिर मस्कुलर मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम करता है। फिर लम्बैगो, जो लोअर जॉइंट है, फिर लोअर पार्ट जो बॉडी का है उसमें पेन होता है मसल में, तो वो होता है लम्बैगो। फिर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में, पैरालिसिस में, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर में, स्लीप में, सोने में भी जैसे नींद कभी कम आना या नींद ज़्यादा आना, ये सब केस में भी नक्स वोमिका बहुत अच्छा रेमेडी देता है। फिर टेनिसमस में, टेनिसमस होता है कि अचानक बीच-बीच में पेशेंट को हमेशा लगता है कि उसे बॉवेल अपना खाली करना, मतलब उसे बार-बार बाथरूम जाना है, स्टूल रिलीज़ करना है, ऐसा उसे फीलिंग आते रहता है। फिर यूरिनरी डिसऑर्डर में और वर्टिगो में, चक्कर आने में भी नक्स वोमिका बहुत अच्छा रेमेडी देता है। फिर देखते हैं हम स्फीयर्स ऑफ एक्शन, किस-किस बॉडी पार्ट में ये बहुत अच्छा अपना एक्शन प्रोवाइड करता है।
तो स्पाइनल कॉर्ड में, मोटर एंड सेंसरी सेंटर्स में, ब्रेन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, फिर जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन्स में, इन जगहों पर वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। फिर नक्स वोमिका के लिए हमारे सर बहुत अच्छा बात बोलते थे कि जब भी कोई पेशेंट आए हमारे पास तो ऐसा वो कहावत बोलते थे, खोलो बॉक्स दे दो नक्स। मतलब कि नक्स वोमिका इतने सारे सिम्टम्स में यूज़ होता है कि अधिकतर केस को वो बहुत अच्छा रेमेडी देता है। तो इसलिए इसे ग्रेट पॉलीक्रेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर जगहों पर अपना वो एक्शन प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस, ये वर्क कैसे करता है। तो जो किसी किसी पार्ट में वो एक्सेसिव इरिटेशन प्रोड्यूस करता है और वो एक्साइटेबिलिटी मतलब वहाँ एक्साइट हो जाता है जिससे मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन होता है, फिर पैरालिसिस भी होता है। तो जो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग सिम्टम है वही डिजीज़ क्योरिंग सिम्टम भी होता है। तो इसलिए जिस तरह से वो डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है वैसे ही वो डिजीज़ ठीक भी करता है नक्स वोमिका या फिर कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन। फिर जैसे इट एक्ट्स ऑन ऑर्गन्स एंड देयर न्यूट्रिशन। जो नक्स वोमिका है ऑर्गन और उसके न्यूट्रिशन पर एक्ट करता है जिससे कि उनका सिक्रीशन जो है उसमें अल्टरेशन आता है और फंक्शन जो है परवर्ट होता है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का चेंज होता है। इस तरह से वो एक्शन करता है। फिर है जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन आता है जिससे डिस्पेप्सिया होता है और फिर वो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या डिसेंट्री इन सब को स्टिमुलेट करता है। फिर रेस्पिरेटरी में वो ड्राई कैटरल कंडीशन बनाता है और फिर जो नोज़ है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है और कफ प्रोड्यूस करता है। फिर जो वैसोमोटर सेंटर होता है हमारा वहाँ उसको स्टिमुलेट करता है जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट का सिम्टम ये अल्टरेशन उसमें लाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट का फिजिकल मेकअप मतलब पेशेंट दिखने में कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है एक्सेट्रा। पहला हम देखते हैं फिजिकल मेकअप कि पेशेंट हमारा जो आता है नक्स वोमिका का वो दिखने में कैसा होता है। तो थिन स्पेयर मतलब वो पतले दुबले होते हैं, उनके डार्क हेयर्स होते हैं, फिर उनका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा डार्क होता है। फिर उनका जो लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी, बहुत आलसी टाइप के होते हैं, उन्हें ज़्यादा काम करना पसंद नहीं होता है, वो आलसी व्यक्ति होते हैं। फिर बहुत नर्वस होते हैं, इजीली नर्वस हो जाते हैं एंड एक्सट्रीमली ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस। मतलब कि जैसे बाहरी कोई भी चीज़ होता है तो वो तुरंत उससे ससेप्टेबल होते हैं, मतलब तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं। फिर है ओवर स्टडी, वो बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई करते हैं, फिर डिबॉचेस सेंसिबल होते हैं वो। फिर वो बहुत उत्साही होते हैं और वो अपनी कल्पनाओं में जीते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पना सोच करते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब वो अपनी ख्यालों में खोए रहते हैं और कल्पना करते रहते हैं। फिर टेम्परामेंट, वो किस मूड के रहते हैं। तो बिलियस टेम्परामेंट उनको बहुत नोजियाटिक फीलिंग आता है, बिलियस वही। फिर सैंग्विन, वो बहुत कॉन्फिडेंट नेचर के होते हैं। फिर इरिटेबल एंड इम्पेशेंट, बहुत जल्दी वो चिड़चिड़ा हो जाते हैं और वो उनमें पेशेंस बहुत ही कम है, वो बहुत उत्साही होते हैं, वो हर चीज़ को तुरंत उत्साह में जोश में होश खो देते हैं, ऐसा कहने को हम कह सकते हैं नक्स वोमिका के पेशेंट को। फिर उनका थर्मल जो है वो बहुत चिली पेशेंट होता है, वेरी चिली, और मियाज में उनका सोरा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गाइडिंग सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हम पेशेंट में देखने को मिलता है नक्स वोमिका का। सबसे पहला तो ये है कि जो अदर ड्रग्स है जिसका ज़्यादा ओवर यूज डोज हो गया है उसके लिए वो एंटीडोट का काम करता है। फिर नेक्स्ट है रिजल्ट्स ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस अराइजिंग फ्रॉम एंड इंसिडेंटल टू मॉडर्न लाइफ। जो मॉडर्न लाइफ से जो भी कंसिक्वेंस देखने को मिलता है, जो भी अराइज होता है, ये गंदगी, पॉल्यूशन, चेंजिंग इन्वायरमेंट, ये सब से जो भी दिक्कत होता है उसको ये बहुत अच्छा क्योर करता है। फिर है ओवर सेंसिटिवनेस, नक्स वोमिका का पेशेंट बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों से दिक्कत होती है, जैसे कि लाइट ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा शोर होता है तो अजीब सा ऑर्डर आने पे, टच पे, पेन अगर होता है उस पे, और म्यूज़िक पे। फिर डिबॉचेस ऑफ थिन इरिटेबल नर्वस डिस्पोजेशन लायबल टू इंडाइजेशन एंड हेपेटिक ट्रबल्स।
वो बहुत ही सेंसिबल होते हैं, इरिटेबल नर्वस डिस्पोज़िशन होता है, बहुत जल्दी वो नर्वस हो जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर उनको उनका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता है, इंडाइजेशन देखने को मिलता है और हेपेटिक ट्रबल्स भी होते हैं उनमें। जो लिवर है, वहाँ से उन्हें बहुत सारे दिक्कत देखने को मिलते हैं। फिर नक्स वोमिका के पेशेंट का ये भी सिम्पटम है कि वो सेडेंटरी लाइफ मतलब आलसी लाइफ जीते हैं, तो उन्हें एक्सरसाइज करना पसंद नहीं लगता है, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज देखने को मिलता है। फिर एक बहुत अच्छा स्लीप के लिए नक्स वोमिका का कहा गया है कि नक्स वोमिका का पेशेंट को शाम को ही बहुत नींद आने लगती है और वो 3 से 4 बजे के टाइम में उठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं और उस समय वो गहरी नींद पे सोते हैं और तरह तरह के सपने देखते हैं और फिर वो आराम से उठते हैं लेट तक। लेकिन अगर इस बीच में अगर कोई उन्हें उठा देता है तो वो दिन भर वो बहुत थके फील करते हैं और उन्हें कमज़ोरी है लगता है, आलस लगता है और उसे उन्हें रिफ़्रेशिंग नहीं लगता है। इसलिए नक्स भूमिका के जो पेशेंट है वो उठना नहीं पसंद करते हैं अचानक से बीच में। फिर नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट एंड इनइफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल एंड वो हर समय उनको ऐसा लगते रहता है कि वो उन्हें स्टूल या यूरिन डिस्चार्ज करना है और जैसे हर बार वो डिस्चार्ज करते हैं तो उन्हें बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसके बाद जैसे वो स्टूल निकालते हैं तो उन्हें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में बहुत ही रिलीफ मिलता है। फिर हेपेटिक ट्रबल्स में भी रिलीफ मिलता है। फिर नेक्स्ट है कन्वर्सन विथ कॉन्शियसनेस। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो उन्हें पता चलता है, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो अनकॉन्शियसनेस में हो, कॉन्शियसनेस के साथ होता है जो कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये जो कंट्रैक्शन है, कन्वर्सन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टच से, मूवमेंट से, लाइट से, ऑर्डर से और वर्स हो जाता है। फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्स फेनोमेना प्रेजेंट ओवर वॉलेंट्री। मतलब कि जैसे वो वॉलेंट्री कोई काम कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा रिफ्लेक्स फेनोमेना उनका ज़्यादा प्रिसाइड करता है। फिर टोनिक एंड क्लोनिक स्पाज्म ऑफ लिम्ब एंड मसल। जो लिम्ब है और उनके जो मसल है वो अचानक से उसमें जर्किंग मूवमेंट होता है और स्टिफ हो जाते हैं वो लिम्ब्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं और अचानक से जर्क करता है। ये भी केस देखने को मिलता है। नक्स भूमिका के पेशेंट को कोल्ड फूड बहुत पसंद है लेकिन कोल्ड एयर से उन्हें एवर्जन है, वो अपने बॉडी को हमेशा कवर करके रखना चाहते हैं। कोल्ड एयर से उन्हें बहुत दिक्कत होती है। फिर लैक ऑफ बैलेंस, वो इजीली अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो उनमें लैक ऑफ बैलेंस देखने को मिलते हैं। फिर फुल ऑफ हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि उनके दिमाग में बहुत सारे विचार एक साथ आते रहते हैं जिससे उन्हें फॉगी ब्रेन मतलब अच्छे से सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। वो हमेशा धुंधला धुंधला सा उन्हें फील होता है कि एक कोई भी विचार प्रॉपर नहीं आता उन्हें। फिर उनके इंटेस्टाइन में इरेगुलर पेरिस्टालसिस होता है जिससे उन पर कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। फिर जैसे कि नक्स का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, तो जो नक्स वोमिका के पेशेंट हैं उन्हें बिटर थिंग्स जो पंजेंट थिंग्स है वो उनके लिए वो बहुत उनको डिज़ायर मतलब बहुत मन करता है वो सब चीज़ लेने का। लेकिन वही ब्रेड वाटर कॉफ़ी टोबैको या ऑर्डिनरी फूड हो उससे उन्हें एवर्जन होता है, मतलब वो उसे पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटल जनरल्स, माइंड का क्या सिम्टम्स है। तो पहला तो है इरिटेशन, वो बहुत चिड़चिड़ा होते हैं, उनके नर्वस सिस्टम ब्रेन में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते रहते हैं तो वो बहुत चिड़चिड़ा टाइप के रहते हैं। फिर ये भी है वो केयरफुल होते हैं, फास्टिडियस होते हैं, ज्वेलस होते हैं, मतलब वो उत्साही होते हैं और बहुत ही केयरफुल होते हैं हर चीज़ के लिए। फिर वो निराश होते हैं और झगड़ालू टाइप के होते हैं, जैसे कि उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है और वो झगड़ालू होते हैं और कोई चीज़ का भी विरोध करने लगते हैं और किसी किसी व्यक्ति के लिए उनके मन में मैलिशियस मतलब दुर्भावना भी आ जाती है। फिर है नर्वस एंड मेलनकॉलिक, वो बहुत उदास रहते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, उत्साही होते हैं, बहुत गुस्सा होता है और उनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है। फिर घबराहट एंग्जाइटी, घबराहट और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा ही देखने मिलता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सुसाइड करने की सोचता है। लेकिन पेशेंट
को मरने से डर लगता है, लेकिन उनमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं। वो हमेशा अकेला रहना चाहते हैं, और अगर वो किसी के साथ रहते हैं तो हर किसी में कमी दिखता है, और किसी को भी वो डांट देते हैं। जो ड्रंकर्ड होते हैं, जो अल्कोहल ज़्यादा लिए रहते हैं, उनमें मेंटल डिरेंजमेंट देखने को मिलता है। जो नक्स भूमिका के पेशेंट हैं, वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, फिर हर चीज़ को तुच्छ समझते हैं, ट्रिफलिंग समझते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो हर चीज़ उनके लिए अनबियरेबल हो जाता है। नेक्स्ट है एलिमेंट फ्रॉम्स, मतलब कि किस चीज़ से नक्स भूमिका के पेशेंट का सिम्टम और वर्स हो जाता है, उन्हें और तकलीफ बढ़ती है। तो हाई हंग, मतलब वो अगर ऊंचाई में झूल रहे हों तब, फिर मॉडर्न लिविंग, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल से, उससे, कॉफ़ी से, टोबैको से, स्पाइसी फूड से, जो स्पाइसी फूड तेल मसाला ज़्यादा कर लेते हैं तो उनके डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह देखने को मिलता है। फिर इरेगुलर डाइट से, प्रॉपर डाइट नहीं लेने से, ओवर ईटिंग से उनका जो एलिमेंट्स देखने को मिलता है। फिर सेक्सुअल एक्सेस देखने को, अगर एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उनका कंडीशन ख़राब होता है। फिर मेंटल एग्जर्शन, ज़्यादा ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से उन्हें एलिमेंट्स ज़्यादा उनका ये होता है। फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल से, आलसीपना से, कम सोने से, फिर अगर वो कुछ एरोमेटिक मेडिसिन लेते हैं, या फिर जैसे परफ्यूम वगैरह, या फिर कुछ भी ज़्यादा वो स्मेल वाले चीज़ लेने से उनका एलिमेंट्स होता है, तकलीफ और ज़्यादा बढ़ती है। और फिर ठंडे हवा से उनका एलिमेंट्स होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम जनरल मोडालिटीज़। पहला है एग्रावेशन, किससे उनका कंडीशन और वर्स हो जाता है, एग्रावेट करता है। तो मॉर्निंग में, फिर वेकिंग एट 4 AM, अगर 4 AM में उन्हें कोई ज़बरदस्ती उठा देता है तो दिन भर उन्हें थका थका महसूस होता है। फिर मेंटल एक्सर्शन से, ओवर ईटिंग से, टच से, जैसे जो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं तो ये नॉइज़ से, फिर वो एंगर, स्पाइसी फूड से, फिर नारकोटिक्स से, ड्राई वेदर से और कोल्ड एयर से, इनसे इनसे बहुत वो एग्रावेशन उनका बढ़ जाता है। फिर है एमेलियोरेशन, किससे उन्हें रिलीफ मिलता है, तो इवनिंग के टाइम पे, फिर रेस्ट लेने से, फिर लाइंग डाउन, लेट जाने से, फिर डैम्प वेट वेदर, ये सब से उनका कंडीशन में रिलीफ होता है और उन्हें अच्छा लगता है। तो ये था नक्स भूमिका का ड्रग पिक्चर। अगर आपको पर्टिकुलर्स पर वीडियो चाहिए तो आप हम मुझे ज़रूर कमेंट करें, और नक्स भूमिका के इस ड्रग पिक्चर में कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।